नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मेरी कुछ पिछली क्लासों से आप देख रहे होंगे कि हम न्यूमेरिकल के साथ एक्सरसाइज प्रॉब्लम के साथ कुछ थ्योरी को भी लेके चल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से आज फिर एक बार हम आप सबके लिए एक ऐसी क्लास लेके आए हैं जिसमें आप सभी लोग थ्योरी भी सीखेंगे और न्यूमेरिकल भी करना सीखेंगे और आप सभी लोगों का डेली न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों का दोनों होगा। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, ये मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब कभी भी मेरी क्लास आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको 100% श्योर है मिल जाए और आप सभी लोगों को कहीं ढूंढने की कोई ज़रूरत ना हो। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो हमने अभी तक जितना भी क्लास अटेंड किया है उसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है कि हम 12th वाले क्लास के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए क्या क्या अभी तक पढ़ाए हैं, तो उनको आप अटेंड कर सकते हैं। और ये आप मान के चलिएगा विद इन 3 मंथ, मतलब आप जनवरी तक आप पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप बस धीरे धीरे लगे रहिएगा। और हाँ, ऐसा है कभी मुझे ज़रूरत अगर पड़ती है 2 बार क्लास लेने की तो मैं 2 बार लूँगा, कभी ज़रूरत होगी कि 3 बार लीजिए तो मैं 3 बार क्लास लूँगा। आप उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए। बस आप इतना करते रहिए कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। और आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने जो बताने चल रहा हूँ वो टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हम सभी लोगों को आने वाले समय में या आगे चल के आप देखेंगे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज जो बताने चल रहे हैं, आप सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें आप नोट करना चालू कर दीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 14 होगा केमिकल काइनेटिक्स का। और जो आपके पास केमिकल काइनेटिक्स अभी तक हमने बताया हुआ है, आप सभी लोग अगर उसको स्टार्टिंग से लेके पूरा का पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो आपको मैं बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में ना तो आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। जैसे केमिकल जो काइनेटिक्स चैप्टर है, आज जो मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल आपको मैंने 14 तक कराया था। आज 15, 16 जो भी हो पाएगा मैं उसको कराऊंगा। और उसके बाद आप सभी लोगों को हम क्या बताने वाले हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट बताऊंगा। मैं पहले उसका नाम लिख देता हूं और आप सभी लोग हेडिंग भी डाल दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर, रेट ऑफ रिएक्शन को आप शॉर्टकट में ROR से लिख सकते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। देखो भाई, अभी तक आप सभी लोग जो भी इफेक्ट पढ़ रहे थे, अभी तक आप जो भी इसके पिछली वाली क्लास में जो भी थ्योरी आप पढ़े हुए हैं, वो सब के सब क्या होता था, ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। और ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट था। किसका इफेक्ट था? कंसंट्रेशन का। और आज आप जो पढ़ने चलेंगे वो किसका इफेक्ट पढ़ेंगे? टेम्परेचर का। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, एक मैं डायरेक्ट आपको बात बता देता हूं, आप सभी लोग इसको ऐसे ही जानते रहिएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, और ऐसा आपको कहना भी है, सोचना भी है कि जब कभी भी आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो रिएक्शन का रेट होगा, ROR बोल रहे हैं, वो भी बढ़ जाता है। यानी आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम कई तरीकों से समझाने वाले हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं उसको भी एक चीज बता देता हूं, एक बात बता दे रहा हूं कि आप सभी लोग इस बात को भी याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे पास एक वैल्यू जो कांस्टेंट थी, रेट कांस्टेंट, वो बढ़ जाती है। और आप जरा ध्यान से देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में R इज इक्वल क्या था, K, और यहां पर कंसंट्रेशन इसकी पावर कुछ न कुछ थी N, जिसे ऑर्डर कहते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर K बढ़ गया तो रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाया करता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो।
ये बात थ्योरेटिकल है। अब आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक वजह यह भी दे सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन वी कैन से दैट व्हेनेवर रेट कांस्टेंट विल बी इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो विल बी इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो बात आपको अभी तक मैं यहां पे बताया हूं, ये बात तो एकदम थ्योरेटिकल है कि ऐसा हम सभी लोगों को लगता है, सोचने को मिलता है, देखने को मिलता है। हाँ, कुछ बात और आपको मैं बता देता हूं इसी में एक बॉक्स बना के, और इसे भी याद रखिएगा। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर आप सभी लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर आप सभी लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो या तो डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल एज वेल एज ट्रिपल। कुछ भी हो सकता है, 2 टाइम बढ़ सकता है या 3 टाइम्स बढ़ सकता है। बात समझ में? अब ये जो भी पूरी कहानी है, अब इस पूरी कहानी को हम एक दूसरे वे में समझाना चाहते हैं जो आपके लिए आसान हो और आपको सारी बात अच्छे से समझ में भी आ जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग स्टार्टिंग से क्लास लिए होंगे तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मुझे इस पूरे चैप्टर में जो है क्या करना है, मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ना है। और मॉडरेट रिएक्शन को एक नाम और दिया गया था, अगर आपको याद हो, जिसे हम कहते हैं कि हमको मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये बात आपको मैं बहुत पहले की क्लास में बता चुका हूं कि इन दिस चैप्टर ओनली वी हैव टू स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। ये आपको पढ़ना है। अब स्पेशली आप सभी लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन को वहां डिफाइन किए थे कि रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे अगर हम यहीं पे देखें तो H2 प्लस I2 एरो मार्क क्या हो जाएगा, 2HI हो जाता है। अब ये आपका एक टाइप का क्या होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ है। अच्छा, वहां पे जब आप इसको देखे होंगे तो मेरी एक बात आपको याद होनी चाहिए कि होता क्या है कि यहां पर जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, जो पुराने बॉन्ड होते हैं, ओल्ड्स बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूटते हैं। याद रखिएगा जो बता रहा हूं। और जो नए बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं। यानी आप सभी लोगों को याद होगा, 2 बातों को मैंने बताया था। पुराने बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। अब मैं दोनों बात इसी रिएक्शन में समझा दे रहा हूं। अगर हम हाइड्रोजन में देखें तो एक सिंगल बॉन्ड होता है H और H के बीच में, और I और I के बीच में आप ध्यान दीजिएगा एक सिंगल बॉन्ड होता है। और यहां पर क्या हुआ, H और I बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा H और I बना हुआ है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। अब जरा आप बस सोच लीजिए ये कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। यहां पर H और H के बीच में बॉन्ड टूटा होगा, ब्रेक हुआ होगा। I और I के बीच में बॉन्ड क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट के साइड में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप बोल सकते हैं बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, H और I के बीच में बॉन्ड क्या हो गया, बन गया। देख लीजिएगा, तो ये क्या थे, पुराने बॉन्ड थे, पुराने रिश्ते टूट गए हैं, नए रिश्ते बन चुके हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं न्यू बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और ओल्ड बॉन्ड्स क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। अब आपको पूरी कहानी में इसी में समझा देता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है। मैं उसी को समझाने चल रहा हूं, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम सभी लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि जब बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग कराया जाएगा, तो क्या उस सिचुएशन में कुछ एनर्जी चाहिए? बिल्कुल सही है।
कि बगैर किसी एनर्जी के बॉन्ड तो टूटने वाला है नहीं। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी आप बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन ब्रेक सम टाइप ऑफ बॉन्ड, एज एग्जाम्पल H और H के बीच का या I और I के बीच का। मतलब एनर्जी देने से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे। बात समझ में आई? तो अब आप ऐसा अपना कॉन्सेप्ट लगाइए कि एनर्जी देने से अगर बॉन्ड टूटता है तो जब ये बॉन्ड बन रहा है तो यहां से एनर्जी क्या हो रही होगी, मिल रही होगी। यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये अपना फंडा लगाइएगा कि बॉन्ड के टूटते वक्त, बॉन्ड जब टूटेगा तो वहां पर एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी, एनर्जी ली जाएगी। और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ये पूरी कहानी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। ये पूरी कहानी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। अब यहीं पे अगर आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं थोड़ी बात, तो आप ऐसा कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन फास्ट होगा। ऐसा कह सकते हैं ना? बिल्कुल वही चीज है कि आप जरा सोचो, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? देखिए आप खुद बताइए, टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? सिंपल सी बात है, अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बढ़ता? या आप कोई वर्क करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के आप समझिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने का इनडायरेक्टली मतलब ये है एनर्जी को बढ़ाना। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी बढ़ाना। मतलब आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई साहब हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं। बात समझ में? एनर्जी बढ़ाने का मतलब है कि आप एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी दोगे तो टूटेगा, और टूटेगा तो बनेगा भी, ठीक है? और ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा बनेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स के टूटने के तादाद बढ़ जाते हैं, पुराने बॉन्ड्स के टूटने के नंबर्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे भी। बात समझ में? जरूरी क्या है, तोड़ना। बनने वाले की कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ना जरूरी है, बन तो अपने आप जाएंगे। बात समझ में? बस आप सभी लोग इस बात को थोड़ा अच्छे समझिए। तो मैं आशा करता हूं ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वेन एवर वे इंक्रीज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस, दैट इज फैक्ट। अब आपसे पूछा ऐसा क्यों है, तो सिंपल सी एक वजह है कि टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है, बॉन्ड ज्यादा टूटता है। बात समझ में? तो ये एक छोटी सी कहानी है। हाँ, एक बात मैं और आपसे कहूंगा, आगे चल के आप सभी लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, वहां पे मैं उसके बारे में एक ट्रिक बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा कोलिजन थ्योरी के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले भी हैं, आप उनको भी समझ लीजिएगा। बड़े काम की चीजें हैं ये फॉर्मूले जो भी हैं। देखिए, जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने बताया कि जब आप सभी लोग टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली बढ़ा रहे हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो या तो 2 टाइम्स हो जाएगा या 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हमारे पास है RT + 10 इज डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल अल्फा। आप सभी लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। क्या RT क्या है, व्हाट इज RT? RT है रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेल्सियस, और उसी जगह पे जो हमारे पास RT + 10 क्या है, ये भी एक टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन है एट T डिग्री सेल्सियस + 10। मतलब आपने उसमें किसकी इंक्रीजिंग कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। बात समझ में? और इनका जो ये रेशियो है, उस रेशियो को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा। और अल्फा क्या कहा जाता है बताइए, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप हेडिंग डालेंगे क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आपसे कोई कहे कि आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करिए, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रेट आएगा डिवाइडेड बाय T डिग्री सेल्सियस, मतलब ओरिजिनल रेट जो था
उन्हीं का रेशियो क्या होगा, आपका अल्फा होगा। हम सभी लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को शॉर्टकट में किससे शो करेंगे, टीसी से शो करेंगे, याद रखेंगे। तो ये एक छोटा सा ये फॉर्मूला है, आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आपके बुक में एक और छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। बताइए आपके यहाँ जो नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है वो कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली आप देखिए 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमको 10 बढ़ाना है, तो 10 बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, 35। तो आप देखेंगे अल्फा का ऐसा भी फॉर्मूला है, 35 इज डिवाइडेड बाई 25। ठीक, इसी तरह से इसी से मिलता जुलता हम आपको एक न्यूमेरिकल एक छोटा सा क्वेश्चन कराने चल रहे हैं, और उससे भी आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। तो आप सभी लोग उस क्वेश्चन को लिखिएगा। क्या लिखिए, इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज R. If rate of reaction at 25 degree Celsius is R, then rate of reaction will be पहला 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, या आपसे कह सकता है आगे कुछ भी कह सकता है, 65 डिग्री सेल्सियस, XYZ कुछ भी कह सकता है। मतलब कहने का है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी रिएक्शन का रेट R है, तो आप सभी लोग जो है 35, 45 या 55 इस पर बताइए उसका रेट क्या होगा। तो इनको करने का बेहद सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपसे जो कह रहा हूं आप उसे अच्छी तरीके से देखिएगा। जो ये फॉर्मूला अभी आपने बनाया है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे आपको लगाना है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों को R25 की वैल्यू दिया है, वो कितना है, R है, और आपसे R35 पहले पूछ रहा है, तो पहले आप यही निकाल लेंगे और R35 आएगा तो फिर ऐसे आप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए अल्फा का जो फॉर्मूला था जिसमें R35 इज डिवाइडेड बाई क्या था, R25 इज इक्वल अल्फा, ये वैल्यू क्या है, R है। तो मैं आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं R35 इज इक्वल, ये क्या है, R है, तो ये अल्फा है, तो अल्फा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। एक पता चल गया। जैसे हम 35, 25 का फॉर्मूला बनाए हैं, वैसे 35 और 45 का बना सकते हैं। क्या, R45 इज डिवाइडेड बाई R35, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। बस क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, आप ये भी अल्फा होगा। अब आप देखो R35 मुझे मिल गया, अल्फा R, तो आप यहां से बताइए R45 क्या हो जाएगा, एक अल्फा यहां पहले से ही है, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आप देखिए यहाँ 45, ऐसे आप 55 का बना सकते हैं। 55 इज डिवाइडेड बाई R45 इज इक्वल अल्फा, तो यहां से बताइए R55 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर R है, तो यहां अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब R हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये एकदम समझ में आया है। अब आपसे 65 पे पूछे तो भी आप कर सकते हैं, 85 पे पूछेगा तो भी आप कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि सर ने जो क्वेश्चन दिया था इसमें 10 डिग्री सेल्सियस का चेंजिंग दिया, अगर वो 55 पे ना कह के 50 का दे देता तो क्या करना है। तो मैं इन सब के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, और इस ट्रिक को याद रखेंगे, एक बड़े काम की चीज होगी। क्या, R T प्लस डेल्टा T इज डिवाइडेड बाई R T इज इक्वल अल्फा, और इसकी पावर होगी डेल्टा T बाई 10। यही एक फॉर्मूला है। क्या चीज देखिए, ये आपके पास क्या है, R T प्लस डेल्टा T इज डिवाइडेड बाई R T इज इक्वल अल्फा, डेल्टा T की पावर क्या हो जाएगा, 10। मैं इसी क्वेश्चन को फॉलो करा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। RT कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो कितना था, 25 दिया है, आपसे मान लो 35 का पूछ रहा है,
तो आप सभी लोग क्या करते, सबसे पहले देखो R25 समझ आया, और आपसे किसका पूछ रहा है 35 का। तो यहां देखो RT है, ये क्या है RT है, तो R आप देखिए T के जगह तो 25 करना है। अब हम क्या करेंगे 35 आ जाए, तो आप सिंपल सी बात है 10 अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये इक्वल क्या होगा अल्फा। अब ये 10 क्या है डेल्टा T की ही वैल्यू है, तो 10 बाई क्या हो जाएगा 10, तो ये 1 आ गया। तो सिंपली बताइए R35 इज इक्वल क्या हुआ अल्फा मल्टीप्लाई R की पावर 25, R25 है, और ये आपका कितना है R ही था। ऐसे आप वहां चाहे करिए चाहे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लीजिए। चलिए एक बात और मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप दूसरा क्वेश्चन कह रहे थे, कोई और क्वेश्चन ले लो, जैसे मान लीजिए 25 दे के हमको डायरेक्ट 55 का पूछ ले, 25 दे के हमको डायरेक्ट 55 का पूछ ले, तो आप क्या करेंगे यहां पर R25 रखेंगे। अब यहां 25 में क्या ऐड कर दें 55 हो जाए, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आप 30 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 55 हो जाएगा। तो यहां डेल्टा टी की जगह क्या हो गया 30 हो गया, तो अल्फा 30 बाई क्या हो गया 10, तो ये अल्फा की पावर क्या हो गई 3, और ये आपके पास क्या है वैल्यूम देखो क्वेश्चन में R दिया है, तो ये बताइए R55 इज इक्वल क्या होगा अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा क्यूब R यहां भी मिला है यहां भी मिला हुआ है, बात समझ में। अब ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आपको किसी भी एक का दे दे और आपसे किसी और का पूछ ले, वो कैसा भी रहे तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो ये अभी जो मैंने इफेक्ट बताया है, टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है, बहुत छोटा सा पार्ट करके बताया हूं क्योंकि मुझे कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज भी करने हैं। हाँ, टेम्परेचर का इफेक्ट मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा, वहां पे आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह बताऊंगा, कोलिजन थ्योरी बताऊंगा। तो अब हम सभी लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल हमारा कैसे पूछा जाएगा, या हम 14 तक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल किए हैं, हम 15 वाले क्वेश्चन को करने चल रहे हैं, आप उन्हें देखिएगा अच्छी तरीके से। अगर आप सभी लोग को क्लास पसंद आ रही हो तो आप सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए। बिल्कुल आप देखिए शेयर करने में आप इतना समझ लीजिएगा कि केवल आप सभी लोग एक हेल्प कर रहे हैं, और इस दुनिया में अगर आप जानते हैं कि सुखी व्यक्ति वही है जो दूसरे की हेल्प करता है, तो इनडायरेक्टली मुझे जो कहना था मैंने आपसे कह दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिले और सभी लोग इसका लाभ उठा सके, और किसी की भी क्लास जो है वंचित ना जाए, सभी की क्लास अच्छे से क्लियर हो, सभी के टॉपिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो ये अभी मैंने जो इफेक्ट बताया है वो किसका बताया है, टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब आप सभी लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है। तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप 15 को करना चालू कर दीजिए। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, तो मैं भी क्वेश्चन देखता हूँ क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। आपका 14 तक का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 15 तक के क्वेश्चन, 15th वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है मैं आपको उसको सिखाने चल रहा हूँ, और आप उसे अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है उसमें कहा है द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 जो चीज दिया है आप उसे देखेंगे, क्या दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। एक न्यूमेरिकल करिए लेकिन आप उसे एकदम अच्छे से समझ लीजिए। रिएक्शन दिया गया है 2N2O5 इज इक्वल 4NO प्लस क्या हो जाएगा O2। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया था, जब वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था मैंने आपसे कहा था कि ये एक टाइप का कौन सा रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है।
यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन आपको याद अगर है तो पहले ही बता सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, हो सकता है क्वेश्चन में भी पूछा जाए। मेजरली मैंने आपसे कहा था जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे वो 95% 85% फर्स्ट ऑर्डर पर ही रहेगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ ये भी मैंने कहा था कि अगर किसी रिएक्शन में कोई ऑर्डर नहीं दिया है और ना ही कह रहा है कि आप ऑर्डर निकालिए तो भी आप जानिएगा फर्स्ट है। कह रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा है और वो गैस फेज में 318 केल्विन पर क्या क्या दिया गया है आप उसे रखेंगे। टाइम दिया गया है, पहले आप उस टेबल को बना लेंगे। देखिए टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को जब आप सभी लोग देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन में आप सभी लोग टेबल में, लाइन सीधी नहीं जा रही है, कितना भी कर लें लाइन सीधी नहीं जाएगी। जैसे भी है लाइन आप वैसे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लाइन पे नंबर नहीं मिलेगा, आप सही करेंगे तो नंबर मिलेगा। आप टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आप देखिए जो चीज दिया गया है आप उसको बना लेंगे, उस डाटा को फिल कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर टेबल में केवल दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन है टाइम का जो सेकंड में है, ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन आपके पास है N2O5 का कंसंट्रेशन है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा है बिग ब्रैकेट में N2O5, तो आप समझिएगा कंसंट्रेशन है और मल्टीप्लाई करके 10 की पावर क्या है -2 है। यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, मोल पर क्या है लीटर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगला जो आपको बताना चाह रहा हूं इसी का जो है जो नेक्स्ट टेबल रहेगा मैं उसमें अभी फिल करूंगा। तो आप पहले देखिए टाइम क्या दिया गया है, 0 दिया है, 400 800 जो टाइम दिया है 0 दिया है, 400 दिया है, 800 दिया है और कितना दिया है 12 16 2 12 दिया है। हमको लगता है आएगा ही नहीं, 16 दिया है, 2 4 24 काफ़ी दिया है, 2024 28 32। तो थोड़ा सा टेबल बड़ा करना पड़ेगा, एक मिनट। आप सभी लोग फिर से टेबल बनाइए। आप एक काम करिए, टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं, लाइन वाइन कुछ मत खींचिए। आप सभी लोग ऐसे सीधा लिखेंगे कि यहाँ पे जो टाइम है वो सेकंड में दिया गया है। 0 पहला टाइम है, ध्यान दीजिएगा, 400 दूसरा टाइम है और तीसरा आपके पास 800 1200 1600 2000 या 2000 बोल सकते हैं, 2400 फिर से कम हो गया, इतना लास्ट में लिख दे रहा हूँ 3200, ऐसा आप मान के चलिएगा। ऐसा दिया गया है, ये आपको नॉलेज किसका है, टाइम का है। फिर दूसरा आपसे कह रहा है कि N2O5 का जो है हम कंसंट्रेशन दे रहे हैं। कंसंट्रेशन में 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करिएगा, यूनिट मोल पर क्या होगा, लीटर होगा। पहला जो कंसंट्रेशन है वो दिया गया है 0 टाइम पर, सबके नीचे लिख दे रहा हूं 1.63। 400 टाइम पे क्या है 1.36। 800 पे क्या है 1.14, 0.93 और क्या दिया है 0.78 0.64 0.78 0.64 और उसके बाद दिया 0.53 0.43 0.35 0.53 0.43 और 0.35 ये आपको दिया है। बात समझ में आई, मोल पर लीटर में सबके सामने मैंने दे दिया। ये पहला है डाटा, दूसरा दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं सारे क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्लॉट, आपको यानी ग्राफ बनाना है किसका, कंसंट्रेशन N2O5 का
किसके साथ? टाइम के साथ, ठीक है, अगेंस्ट टाइम। यानी इनके बीच में आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे टी हाफ पूछा है कि आप इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम बताइए। जो तीसरा आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा है एक ग्राफ बनाइए। फिर से देखिए, आपसे ग्राफ ही पूछ रहा है, लेकिन इस बार क्या है? लॉग का, N2O5 का और किसका बताइए? और हमको दे रहा है टाइम के बीच में। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ लॉग आ गया, तो हमें क्या पता है? N2O5 पता है। तो आप सभी लोगों को मैं पहले तो यही फिक्स कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आएगा। और कभी अगर मान लीजिए आ भी गया ना, तो वहां पर आप इस बात को समझिए लॉग की वैल्यू वो देगा, घबराइए मत। तो log N2O5, क्योंकि log की वैल्यू तो याद रहती नहीं है। log N2O5 का मतलब log 1.63 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालो। फिर log 1.36 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालो। तो ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं। जैसे इसकी जो वैल्यू है ये होती है -1.79। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। और इसकी जो वैल्यू है -1.87 है, -1 पॉइंट क्या है? 87 है। और इनकी जो वैल्यू है -1.94 है, -1 पॉइंट कितना है? 94। और इनकी जो वैल्यू है -2.03। मुझे भी इनकी लॉग की वैल्यू याद नहीं है, टेबल में दिया गया है, मैं वही लिख दे रहा हूं। -2.11, -2.11, 0.64 की वैल्यू क्या होगी? देखिए होगी -2.19, -2.19। इनकी वैल्यू कितनी होने वाली है? देखिए -2.28, -2.28। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। फिर है -2.27, फिर -2.46, -2.37 होगा शायद, हाँ। और आगे है -2.46 होगा। तो ये लॉग में, हाँ एकदम यही वैल्यू है। तो ये लॉग की एक वैल्यू हो गई क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर आपसे 4 क्या पूछ रहा है, मैं उस पर देखूं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रेट लॉ। अब रेट लॉ का मतलब क्या होता है कि आप सभी लोगों को वही रेट लॉ एक्सप्रेशन जैसा कुछ बताना होगा, आप चिंता मत करिए। फिर कह रहा है 5th क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट बताइए। यानी इस क्वेश्चन में काफी चीजें हैं, आपसे रेट कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है। फिर आपसे क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विथ सेकेंड। मतलब ये कहने का है, 6 में ये कह रहा है कि आप सभी लोग जब ये ग्राफ बना रहे होंगे लॉग में ना, तो जो हाफ लाइफ टाइम आएगा आप उस हाफ लाइफ टाइम का कंपेयर करिएगा किससे? जो पहले आपने हाफ लाइफ टाइम में किया। मतलब इस केस में जो हाफ लाइफ टाइम है आपको इनके साथ क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम का और आपके साथ जो है, हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, आप उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। हाफ लाइफ टाइम फ्रॉम के, ठीक है। तो आप यहां पर इसका मतलब ये भी है, इसको भी पूरा लिख लीजिए, फ्रॉम के। मेरे कहने का मतलब ये निकल रहा है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, इस केस में हाफ लाइफ टाइम क्या होगा वो, इस केस में क्या होगा वो। यहां पर के से आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा? ये क्वेश्चन तो है बड़ा, तो आप सभी लोग एक काम करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने का मतलब है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में ही होगा। तो आप ग्राफ बना लीजिएगा भाई। क्या ये आपके पास मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास है वाई एक्सिस है। मैंने तो पहले ही बता दिया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि मुझे तो पता था, ये बात मैं बता चुका हूं।
ये आपका y एक्सिस है। आप सभी लोग क्या करेंगे, ग्राफ बन रहा है N2O5 के बीच में, तो N2O5 का कंसंट्रेशन और 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, ये आप रखेंगे कहां पर बताइए, y एक्सिस पर, और x एक्सिस पे आप क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। अब टाइम को पूरा सेटल करना है, क्या क्या टाइम है देखो, ये टाइम तो 0 का है, ये टाइम किसका है, 0 का है। फिर आप लिखेंगे 400, फिर क्या लिखेंगे 800, फिर लिखेंगे क्या यहाँ पर 1200, फिर क्या लिखेंगे 1600, फिर 2000, 2400, 2800 और फिर 3200। इतना आप सभी लोग ये टाइम का बना लेंगे। बात समझ में आ गई। और अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन के लिए बनाया जाएगा, कंसंट्रेशन के लिए जो डाटा रखना है, आप सभी लोग बात समझेंगे। कंसंट्रेशन के लिए जो भी डाटा रखना है, देखिए 1.63, 1.36, 1.14, इन सभी चीजों को आप y एक्सिस पे नहीं शो कर सकते। हम इन सभी को किसी न किसी के रेंज, किसी न किसी के करीब बनता हुआ दिखाएंगे। और ये वैल्यू किस में है, जरा देखो 1 से तो ज्यादा है नहीं, और यहां तक देख लो 0.35 तक है ना। इसलिए आप सभी लोग देखे होंगे, अपने बुक में भी देखे होंगे, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है। ये 0 है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.2 माना गया है। फिर क्या रेंज बनाई गई, 0.4 की रेंज बनाई गई, फिर 0.6 की रेंज बनाई गई, फिर ऐसे 0.8 की रेंज बनाई गई, फिर ऐसे 2 का रेंज करता चले जाइए, 0.10 का, 0.12 का, और फिर 0.14 का, फिर पॉइंट क्या हो जाएगा 16 का, फिर पॉइंट क्या हो जाएगा 18 का। आगे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, 0.163 है। अब आप खुद सोचिए, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये आपका हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 और 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। अब जरा देखिए 1.63 कहाँ आ रहा होगा, 1.63 कहीं ना कहीं 1.6 और 1.8 के बीच में आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा। हमने ये बहुत ही मोटा सा पॉइंट लगाया हुआ है, आप ये समझिए 1.63 होगा। 1.36 कहाँ आ रहा होगा, इस टाइम पे जरा ध्यान दीजिएगा, 0 टाइम पे ये है, 400 पे कितना है 1.36 है, तो 1.36, 1.4 और 1.6 के बीच में होगा। तो मान लीजिएगा वो चीज आपका किस टेम्परेचर पे, जरा देखिए, ये टेम्परेचर भी आप बढ़ा के कर दीजिए। जैसे मान लीजिएगा ये टेम्परेचर पर इतने पे, और ये वाली वैल्यू मान लीजिए आपका क्या है 1.36 का है, तो आप इसको इतना मान लीजिएगा। समझ आ रहा है। फिर ऐसे 800 पे 1.14, 1.14 इन्हीं के, देखिए 1 और 1.2 के बीच में आएगा 1.14। तो अब आप एक काम करेंगे, ये 800 पे जो है, मान लीजिए ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू है ये 1 पॉइंट किसका है 14 का है, 1 पॉइंट किसका है 14 का है। फिर 0.93 1 और इनके बीच में आएगी, तो ये आपका 12 पे हो जाएगा। थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे, मान लीजिएगा ये वैल्यू यहां पर होती है जो 0.93 होते हैं। जैसा बनेगा आपको वैसा ही बनाना है, कुछ अपनी तरफ से कलाकारी या डिजाइन नहीं बनानी है, इस बात को आप याद रखेंगे। फिर 0.78 क्या होगा, 0.6 और 0.8 के बीच में होगा। तो अब आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूं ये चीज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आपके पास हो जाएगा 0.78 वाला। फिर 0.64 भी आप देखेंगे तो 6 और 8 के ही बीच में बनेगा। तो आगे वाले पे आप बोल सकते हैं, इन्हीं के साथ में एक ले लीजिएगा, ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0.64 का। एक एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। फिर 0.53, हाँ 0.53, 0.4 और 0.6 के बीच में होगा। तो इनके बीच में आप मान लीजिएगा, बीच में मतलब एकदम बीच में नहीं है, वो इन्हीं के बीच में कहीं पर होगा, मैं मान के चल रहा हूं, अंदाज रहा हूं। ये 0.24 पे
2800 और 32 पे क्या होगा, देखो 0.43 है और 0.35 है। 0.43 मतलब क्या हो, 0.4 और 0.6 के बीच में, इन्हीं के बीच में बनेगा। तो आप कहीं पर भी ऐसे लेके चले जाइएगा, ये आपके पास हो जाएगा ये, और फिर 0.35, 0.2 और 0.4 के बीच में होगा, तो ये आप सभी लोगों का ग्राफ जाएगा कुछ यहां पर। तो आप सबको दिखा सकते हैं, क्या चीज बताइए, ये क्या है, 1.63 को हम दिखाए हैं, ये किसको दिखाए हैं, 1.36 को दिखाए हैं, ये 1.14 को दिखाया गया है, ये 0.93 को दिखाया गया है, ये 0.78 को दिखाया गया है, ये 0.64 को दिखाया गया है, और ये 0.53 को दिखाया गया है, ये 0.43 को दिखाया गया है, ये 0.3 और 5 को दिखाया गया है। अब आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आप कुछ ऐसा पा रहे हैं, खींच दीजिए ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। तो इस ग्राफ को हम सभी लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल आपको ग्राफ मिल रहा है। और मैं आपसे पूछूं एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहां मिला था, तो सिंपली आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर में मिला था। किस में मिला था, फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि हम आपको फर्स्ट ऑर्डर बता चुके हैं। तो क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे किसकी बात कर रहा है, हाफ लाइफ टाइम का। आपसे मैं पूछूं जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 1.63 है। तो ये क्वेश्चन है, यहां पर बताइए इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1.63 10 की पावर -2 है, इतना है। और इनका आधा मतलब क्या निकलता है, 1.63 का आधा आप कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 0.815 10 की पावर -2। 0.815 देखिए कहां दिख रहा है इस ग्राफ में, 0.815, तो इनके और इनके बीच में ही मिलेगा। और इनके बीच में आप देखिए दो टाइम है, 0.8 के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टाइम है 1200 और 0.1 के लिए एक टाइम क्या है 1600। तो अगर आप देखो इन दोनों के बीच में मिल रहा है तो मन कर रहा है एवरेज निकाल, ठीक है निकाल लीजिए आप एवरेज। तो जो एवरेज टाइम का आएगा वो 1200 प्लस क्या होगा 1600 इज डिवाइडेड बाई 2, ये टोटल 2800 हो गया, और 2 ये आपका 1400, लगभग इतना आ रहा है, लगभग इतना ही तो आ रहा है। आपका जो आंसर है आपके जो बुक में दिया है, मैं आपसे बता दूं वो बुक में क्या दिया। देखिए अगला जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन में भी एक ग्राफ बनाने को आपसे कह रहा है। तो आप सभी लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे, पहले क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो चुका है। आप ग्राफ ऐसे बनाएंगे जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पे आप सभी लोगों को क्या रखना है, टाइम रखना है, वो भी किस में रखना है, सेकंड में। वाई एक्सिस पे क्या रखना है, कंसंट्रेशन जो लॉग में रहेगी यही वैल्यू रखना है। अब सारी वैल्यू हम सभी लोगों को मानना है। टाइम जो दिया गया है 0 दिया है, 400 दिया है, 800 दिया है, और 1200, 14 नहीं है 16 है, 2000 है, 24 है, 28 है और 3200 है। ये आपके पास टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या बनाएंगे, तो सबसे वैल्यू कम क्या है -2.46 है। तो हम एक काम करते हैं, जो वैल्यू लिखते हैं ना, जो वैल्यू करने चल रहे हैं वो ऐसा मानिए, ये माइनस में 2.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट करें, 2.5 से। आप 0.11 ऐसे -2.4, फिर माइनस क्या चीज बताइए, छोटा छोटा करिए कोई दिक्कत नहीं, -2.3, फिर -2.2, -2.1, फिर -2.0, फिर माइनस में 1.9, फिर माइनस में 1.8, फिर माइनस में 1.7, फिर माइनस में 1 क्या हो जाएगा 6,
और भी करना चाहें तो और भी आप बोल सकते हैं, क्या माइनस में 1.5, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जीरो पे देखिए कंसंट्रेशन क्या आ रहा है, -1.79। अब 1.79 किसके बीच में आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो मान लीजिएगा यही एक पॉइंट है, ये -1.87 वो इनके बीच में आएगा। तो ये आपका कौन सा टाइम है, देखिए मान लीजिए ये आपके पास 400 पे ये आ रहा है, बात को थोड़ा समझिएगा। 400 पे आप जो देखेंगे वो ये चीज नजर आएगा। फिर कह रहा -1.94, तो 1.94 तो -1.9 और 2 के बीच में ही बनेगा, तो इन्हीं के बीच में आप कहीं पे बना दीजिए। ये आपके पास फिर -2.03, 2.03 मतलब 2.0 और 2.1 के बीच में कहीं रहेगा। आप ये बना दीजिए, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। आप ग्राफ जब बनाएंगे तो आपको मिलेगा। ऐसे आप 1600 पर देखिए, 1600 पे है -2.11, 2.11 इन्हीं के बीच में आएगा, -2.1 और -2.2 के बीच में ये आपका जाएगा। समझते जाइएगा। 200 पे 2000 पे क्या है, 2.19 है। जब 2.19 है वो भी इन्हीं के बीच में आ जाएगा। इन्हीं के बीच में, ज़्यादा यहाँ पे गैप नहीं है, इसलिए आप ऐसा दिखा दीजिए। ऐसे 24 पर भी कर लेंगे, ऐसे 28 पर भी कर लेंगे, 32 पे भी कर लेंगे। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो लगभग स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लगभग क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आप सही तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और मुझे पता है कि जब कभी भी ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो वो आपका कैसा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो आप बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। इसी तरह का ग्राफ आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि रेट लॉ बताइए। जब फर्स्ट ऑर्डर का है तो डायरेक्ट आप लिख देंगे N2O5, ये आपके पास रेट लॉ आ जाएगा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप चिंता मत करिए, बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। हम सभी लोगों ने एक बार, अगर आपको याद हो तो एक बार चर्चा किया था कि हमारे सबके पास अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जरा समझिएगा, रेट कांस्टेंट, तो हमने हमेशा एक बात बताया है कि हम ग्राफ से भी रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और आपको याद होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जो ग्राफ पाए थे वो -k/2 पॉइंट क्या होता है, 303 होता है। यही आपके पास होता है स्लोप इज इक्वल क्या होता है, -2.303। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप ग्राफ बनाएंगे अपने बुक में बनाएंगे ना तो एकदम स्ट्रेट ही जाएगा ऐसा। और जब स्ट्रेट जाएगा तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एंगल वगैरह जो भी लेते हैं तो tan थीटा निकालते हैं, क्योंकि यहां पर जो स्लोप आपके पास बनता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के होता है। और tan इज इक्वल क्या होता है जरा बताइए, tan इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अगर हम बेस में देखें तो 0 से कहां जा रहा है, 3200 जा रहा है, तो हम बेस में बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब बेस आपका हो जाएगा 32 कहां, 0 तक। और उसी जगह पे जो आपके पास क्या है, क्या नाम है, परपेंडिकुलर। शुरुआत कहां से हुई है खुद देख लो, सबसे कम वैल्यू है -2.46, सबसे कम वैल्यू है। और शुरू कहां से हुआ, यहां से। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ऐसा करने का हमारा सबका तरीका है। फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है। तो आप सभी लोग इसे कर लेंगे। तो यानी कुल मिला के देखिए ये आपके पास -1.6, 1 पॉइंट क्या है 7 नहीं 1.79 है, -1.79 माइनस
2.46। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद मैं अब आपको केवल तरीका बता रहा हूं, आपको करना क्या है, आप उस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, वो आंसर स्लोप के इक्वल हो जाएगा। और सॉल्व करने पे मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सॉल्व करने पे जो आंसर आया मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूं। वो आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, माइनस में 0.67, माइनस में 0.67 3200। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, आप इसको ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको लग रहा होगा, हम सभी लोग यहाँ 32 फिर उसके बाद ये किए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे जब घटाएंगे इसको तो फाइनल माइनस क्या करते हैं, इनिशियल करते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा 46 माइनस में 1 पॉइंट कितना बताइए, 1 पॉइंट था 79 था, इज डिवाइडेड बाय 3200 और 0। आप इस रूल को चलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल से, तो आप सभी लोगों को ये मिलेगा, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। स्लोप की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप सभी लोग रखेंगे कहाँ पे, माइनस के बाई 2.303 से। तो आप सभी लोग यहाँ के निकाल लेंगे और स्लोप जो आया हुआ है मैं उसको लिख दे रहा हूं, माइनस में आया है 0.67 इज डिवाइडेड बाय 3200। माइनस से माइनस कट जाएगा और इस सिचुएशन में k इज इक्वल आ जाएगा 2.303.67 इज डिवाइडेड बाय 3200। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे k की वैल्यू हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। k की वैल्यू मिल गया तो आपसे कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम फ्रॉम k, मतलब ये जो k आया है इस k की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो इसी के रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम, ये 5वां क्वेश्चन है, बताइए फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, 0.693/k होता है। ये जो k की वैल्यू है आप यहां रख दीजिए तो हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। और जो हाफ लाइफ टाइम आया है वो लगभग आ रहा है 14 क्या आ रहा है, 38 सेकेंड आ रहा है। और आपसे कह रहा है कंपेयर करने को, तो आप कह सकते हैं अभी जो हाफ लाइफ टाइम आया है वो इसके पिछले वाले में देखो 1450 आया था, लगभग उसके क्या है, बराबर है। आज आप सभी लोगों को एक ही क्वेश्चन में मैंने ज्यादा समय ले लिया, ज्यादा समय बेशक गया, लेकिन मैं आशा करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आप सभी लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए और सभी लोगों को इसका फायदा मिले, ये मेरी कोशिश है और आप सभी लोगों के बदौलत ही हो सकती है। अगर आप सबको क्लास पसंद आ रही हो तो आप सभी लोग इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।